पार्टिसिपेंट डिसेबल। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, लास्ट दिन भी है और क्लास ऑनलाइन लेना नहीं चाहता था, लेकिन तुम इतना चढ़ा दिए कि क्लास लेना शुरू किया, और अच्छा ही किया, शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ले लिया तो अच्छा किया, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। टुडे आई हैव टू डिसाइडेड डिस्कस सेक्शन 154 दैट इज द टॉक्स अबाउट द होस्टाइल विटनेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर आपने कहा कि सेक्शन 154 होस्टाइल विटनेस की बात करता है, लेकिन इसमें होस्टाइल वर्ड कहीं लिखा नहीं गया है, न ही 154 में लिखा गया है और न ही थ्रू आउट पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में होस्टाइल विटनेस के बारे में कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो हम कैसे कह देंगे कि सेक्शन 154 होस्टाइल विटनेस की बात करता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बस 1 मिनट में गेट बंद कर देता हूँ, तो 1 मिनट होल्ड करो। क्योंकि ह्यूमन भी रोते रहता है ना, तो उसका भी आवाज डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि होस्टाइल विटनेस की जब बात आती है तो इसमें वर्ड यूज नहीं हुआ है, और इस तरह का क्यों हम 154 को होस्टाइल कहेंगे? देखो, हमारे सिलेबस में एक जो क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लालू प्रसाद, वो क्वेश्चन तो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता है उस केस को सिलेबस में रखने का, कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन ठीक है, जब सिलेबस में है तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का है, एकदम जबरदस्त केस है। एक केस अगर तुम पढ़ दोगे, पूरा होस्टाइल विटनेस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और 154 के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में क्लास 1 है, क्लास 2 है। तो क्लास 2 जो है इसके एविडेंसरी वैल्यू की बात करता है। क्लास 2 टॉक्स अबाउट द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ होस्टाइल विटनेस। तो क्लास 2 ऐड कब किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी लास्ट टाइम में मैं सर्च कर रहा था कब ऐड किया गया, टाइम नहीं मिला, मैं भूल गया हूँ, लेकिन 2006 में शायद ऐड किया गया है क्लास 2। मतलब कि 2006 से पहले अगर बेरेक्ट है तो एक बार क्रॉस चेक कर दो, तो यार हमारे पास है नहीं। होस्टाइल विटनेस का जो क्लास 2 है 154 का, ऐड कब किया गया था? ऐड से 2006 का तो ही। हाँ हाँ सर, 2006 का ही है। हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि रीजनिंग वही बन रही थी। तो 2000, 16 अप्रैल हाँ 2006। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। तो अब क्लास 2 जो है 2006 में ऐड किया गया है। तो क्यों ऐड किया गया है, इसका एक जुरिस्प्रूडेंस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सेक्शन को डिस्कस कर देते हैं। तो देखो, वर्ड लिखा हुआ है तो कोर्ट में, तो कोर्ट में के बाद प्रिजम्पशन वर्ड नहीं है, में के बाद कामा है। इन इट्स डिस्क्रेशन, और इन इट्स डिस्क्रेशन की खासियत क्या है कि दोनों दो कामा के बीच में है। इन इट्स डिस्क्रेशन मतलब कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि 154 जो है टॉक्स अबाउट डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का अपना मतलब कि एक डिस्क्रेशन है, और तुम्हें मालूम ही है कि डिस्क्रेशन मस्ट बी यूज्ड इन रीजनेबल मैनर, अदरवाइज आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। So discretion must be used in the proper manner, that is the other points, but main point is that the court का एक discretion है, में इन इट्स डिस्क्रेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। अब कामा के बाद स्टार्ट होता है कि परमिट द पर्सन हु कॉल्स ए विटनेस। अब मान लीजिए कि हमारे और पार्थ में डिस्प्यूट है, पार्थ ने अपनी तरफ से अखिलेश को बुलाया है। अखिलेश को किसने बुलाया है? पार्थ ने। पार्थ जब अखिलेश का एग्जामिनेशन कर रहा था, तो जब अखिलेश मुझे देखा अपने सामने, तो संकोच कर गया और झूठ नहीं बोला। अब वो क्या किया कि वो पार्थ के फेवर में बोलने की बजाय मेरे फेवर में बोलने लगा। तो पार्थ को गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हें बुलाया, मैं तुम्हें खर्चा दिया, तुम्हें इतना दिन से सिफारिश कर रहा था, और तुम आए, तुम मुरारी के फेवर में बोल रहे हो। तो अब पार्थ के पास रेमेडी क्या है? क्या उसको जो बोल रहा है अखिलेश बोलने दे, या कुछ उसके पास रेमेडी है? तो उसके पास एक रेमेडी है, इसका वर्डिंग देखो कैसे होगा। द पार्टी हु मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन परमिट द पर्सन हु कॉल्स ए विटनेस। अब हम एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है कि द पर्सन हु कॉल्स ए विटनेस। तो द पर्सन को हम यहाँ पे किसको मान लें? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे पार्थ को मान लें कि द पार्थ, द नहीं लगेगा, पार्थ हु हैज कॉल्ड द विटनेस टू पुट। अब अगला वर्ड है कि पार्थ को परमिट दे देगा, कोर्ट परमिशन दे सकता है पार्थ को। क्या परमिशन दे सकता है, क्या करने के लिए परमिशन दे सकता है? टू पुट एनी क्वेश्चंस टू हिम। टू हिम मीन्स अखिलेश को।
to him which might be put in the cross examination by the adverse party. अब ये कह रहा है कि कोर्ट अपने डिस्क्रेशन से पार्थ को ऐसा क्वेश्चन अखिलेश से पूछने के लिए अलाउ कर सकता है जो क्वेश्चन अपोजिट पार्टी पूछता। कंप्लेन मतलब वो करो, इमेजिन करो, अगर मैं पंछी होता तो लॉकडाउन के पास तुम्हारे पास, लॉकडाउन के टाइम तुम्हारे पास पहुंच जाता। तो इस तरह के कंप्लीट इमेजिनेशन टाइप में, लेकिन यहाँ कुछ इमेजिनेशन में सर्टेनिटी है थोड़ा सा। तो ये कह रहा है कि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है, और डिस्क्रेशन क्या करने का है कि परमिशन देने का है। किसको परमिशन देने का है? जो पार्टी विटनेस को बुलाया है उसको परमिशन देने का डिस्क्रेशन है। क्या करने के लिए परमिशन देने का डिस्क्रेशन है? उसको ऐसे क्वेश्चन पूछने का अलाउ करना है जो अपोजिट पार्टी पूछता। एक बात मैं लेना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। एक सेक्शन है स्टार्टिंग वर्ड में, इसीलिए मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टार्टिंग वर्ड में लिख दिया था। थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस 1 मिनट, इसके बिना तुम लोग समझ नहीं पाओगे। इंट्रोडक्शन का एक हेडिंग होगा। इंट्रोडक्शन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137, इसको हेडिंग बोल्ड कर देना पार्थ, इसको नोट डाउन कर लेना, इंट्रोडक्शन हेडिंग बोल्ड रहेगा। अकॉर्डिंग टू 137 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस: एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं: एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। किसके हिसाब से 3 तरह के होते हैं? 137 कहता है कि एग्जामिनेशन 3 तरह के होते हैं। अब 138 का कहता है कि 138 कहता है कि इनका अरेंज कैसे होगा, इसमें कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो 138 कहता है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ आएगा, अगर अपोजिट पार्टी चाहती है तो क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा, और अदर पार्टी चाहती है क्लैरिफिकेशन तो री एग्जामिनेशन आएगा। तीनों सिस्टमेटिक ही है। तो 137 एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, एक लेमैन की भाषा में बता देता हूं। एग्जामिनेशन इन चीफ ऐसे क्वेश्चन होते हैं विटनेस से, जो पार्टी बुलाती है वही क्वेश्चन पूछती है। पार्थ अखिलेश से जो क्वेश्चन पूछेगा वह क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाएगा। मैं अपोजिट पार्टी हूं, मैं अखिलेश से जो क्वेश्चन पूछूंगा वह क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन से जो डाउट हो जाए और पार्थ फिर से क्वेश्चन पूछे क्लैरिफिकेशन के लिए, तो वह री एग्जामिनेशन कहलाएगा। तो 3 तरह का है। अब यहाँ पे हो गया पार्थ हो गया, अब यहाँ के हो गया, और फिर यहाँ से पार्थ हो गया। बस इतना सीधी सी बात है, इसी पॉइंट को रखना है। होस्टाइल विटनेस में क्या होता है? होस्टाइल विटनेस में सिर्फ इसी का रोल है। होस्टाइल विटनेस में कोर्ट कहता है कि ऐसे क्वेश्चन अलाउ कर पूछने के लिए अलाउ किया जा सकता है जैसा क्वेश्चन एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछती। बस इतना ही है। और 138 जो है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है कि फर्स्ट पहले कौन आएगा? एग्जामिनेशन इन चीफ आएगा, दूसरे पर कौन आएगा? क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा? री एग्जामिनेशन आएगा। तो बस इसी वर्डिंग से ध्यान में रखना है कि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि होस्टाइल विटनेस कैसे हम कह देंगे 154 होस्टाइल विटनेस है। अब मान लीजिए कि अगर पार्थ ने अखिलेश को बुलाया, तो पार्थ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अगर उसके फेवर में है तो उसको कंट्राडिक्ट क्यों करेगा? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में कंट्राडिक्शन ही किया जाता है। जैसे अखिलेश कहा कि मैंने मुरारी को 10 जनवरी को क्राइम करते हुए देखा। ये एक ये रिप्लाई है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ में। मुरारी जैसे मेरा क्वेश्चन है, अच्छा उस दिन तो तुम वहां पे फैकल्टी में टेस्ट दे रहे थे और क्राइम हुआ है, यहाँ पे रोहिणी में क्राइम हुआ है, तो वहां कैसे तुम पहुंच गए वहां पे? अब ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश से, ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पूछ रहा हूँ। ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो बस इतना ध्यान में रखना
कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसकी क्रेडिबिलिटी को सिर्फ डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो पार्थी अगर बुलाया है, पार्थी अखिलेश की क्रेडिबिलिटी क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? क्या रीजनिंग है? रीजनिंग ये है कि अखिलेश अपने बात से मुकर गया, पार्थ के फेवर में बोलने की बजाय मुरारी के फेवर में बोल रहा है। तो इस तरह से पार्थ को जो अलाउ किया जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन जैसा क्वेश्चन करने के लिए, इससे इसका इन्फरेंस ये निकल करके आता है कि अखिलेश हैज बिकम होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल मतलब बदल जाना, पूरी तरह से चेंज हो जाना। तो अब शायद रीजनिंग तुम लोग समझ गए होगे कि वर्डिंग है कि क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। अब ये तो क्वेश्चन होस्टाइल विटनेस का है। व्हेन हु हैज डिस्क्रेशन? कोर्ट। अब यहाँ पार्टी किसी को डिक्लेयर नहीं करती कि होस्टाइल है कि नहीं है, आप सिर्फ एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट के पास फाइनल डिस्क्रेशन है कि कोर्ट आपको अलाउ करता है कि नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए कि पार्टी ने अलाउ कर दिया, पार्थ ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया अखिलेश को। अब अखिलेश ने जब आया था तो जब अपना स्टेटमेंट दे रहा था, शुरू के स्टेटमेंट पार्थ के फेवर में था, बाद के स्टेटमेंट पार्थ के अगेंस्ट में था। जब पार्थ अगेंस्ट में आया तो पार्थ ने उसको मतलब क्रॉस एग्जामिन कर दिया। तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या पार्थ जो आधा पार्ट, जो शुरू का पार्ट अखिलेश ने पार्थ के फेवर में बोला था, उसको यूज कर सकता है, या होल पार्ट शैल बी रिजेक्टेड? According to me, I will say that, Honorable Court, whole statement of the Achilles must be rejected. But according to the Parth's argument is that no, my lords, only half parts which is in my favor must be allowed, and other parts which is not in my favor must be rejected. अब इसको ले करके कि क्या होस्टाइल विटनेस का होल स्टेटमेंट रिजेक्ट होगा या हाफ स्टेटमेंट रिजेक्ट होगा, हाफ एक्सेप्ट होगा, कम से कम 20-25 जजमेंट इस पर, 20-25 तो कम नहीं यार, 400-500 जजमेंट इस पर डिस्कस हुए हैं, सब कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन रहे। हमने इसलिए इस पर नहीं लिखा क्योंकि 2006 में अमेंडमेंट ला करके इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म कर दिया गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन सिंपल सी ये है, अब लॉ बहुत ही क्लियर हो गया। लॉ कहता है कि अगर होस्टाइल विटनेस अगर कोई हो जाता है तो अपोजिट जो पार्टी बुलाया है उसके हाफ पार्ट को अपने फेवर में यूज कर सकता है। मतलब कि 50% यूज कर सकता है और 50% रिजेक्ट किया जा सकता है। मतलब होल स्टेटमेंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं, सम पार्ट्स में बी एक्सेप्टेड, सम पार्ट में बी रिजेक्टेड। अब वर्डिंग देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल दिस प्लस entitle, nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1। तो so permitted under subsection 1 में कौन था भाई? पार्थ था, पार्थी था ना। तो nothing in this section shall disentitle the person so permitted under section 1 to rely on any part, word क्या है? any part of the evidence of such witness। सच मतलब अखिलेश, सच मतलब क्लियर हो गया तुम लोगों का। अब इस अमेंडमेंट के बाद से, अमेंडमेंट आया है 2006 के बाद से, 2006 के अमेंडमेंट के बाद सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो गया। हाफ पार्ट में भी एक्सेप्टेड, हाफ पार्ट में भी रिजेक्टेड। ये वो वर्डिंग 154 का क्लियर हो गया। अब दो केस डिस्कस करेंगे। सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। देखो सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कई पॉइंट डिस्कस किए गए थे कि हाफ पार्ट एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। इस पॉइंट को मैंने हटा दिया है। जो पॉइंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था उसी पॉइंट को हमने अलाउ किया है। एक म्यूट ऑल कर देता हूँ, एक मिनट लगेगा। यस, अब देखो एक केस है ओरिजिन, होस्टाइल विटनेस की ओरिजिन क्यों हुई है, हम एक एक करके सब आंसर बता देंगे। होस्टाइल विटनेस की ओरिजिन कहाँ से हुई है? तो होस्टाइल विटनेस की ओरिजिन इंग्लिश लॉ से हुई है। 21 केस में कहा गया था, सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस। जजमेंट कब डिसाइड हुआ है? जजमेंट सितंबर 30, 1975 को डिसाइड हुआ।
मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च किया, लेकिन कुछ केसेस वहां पे अपलोड हुए हैं, कुछ पुराने केसेस अपलोड नहीं हुए हैं, तो मैंने दूसरी वेबसाइट से इसको पढ़ लिया जजमेंट। तुम पढ़ सकते हो इसको भी वहां से भी। तो इस केस में कहा गया था कि होस्टाइल विटनेस का वर्ड जो है इंग्लिश लॉ से ओरिजिन हुआ है। इसमें कहा गया कि चाहे होस्टाइल विटनेस हो, चाहे एडवर्ज विटनेस हो, चाहे अनफेवरेबल विटनेस हो, अनविलिंग विटनेस हो, सबकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? इंग्लिश लॉ से हुई है। क्यों साउंड आ रहा है भाई? आप लोग म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट ऑल, क्योंकि मैं थोड़ा सा लास्ट दिन है, रिक्वेस्ट है। इस तरह का पॉइंट है। तो ओरिजिन कहाँ से? अब तुम लोग बताऊंगा कि होस्टाइल विटनेस, एडवर्स विटनेस, अनफेवरेबल विटनेस, अनविलिंगनेस विटनेस, इसमें क्या पॉइंट था, प्रॉब्लम क्या था? इंग्लिश लॉ में सारे में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। होस्टाइल विटनेस और एडवर्स विटनेस में डिफरेंस था, होस्टाइल विटनेस अनफेवरेबल में डिफरेंस था। मतलब कि पूरे इंग्लिश लॉ में कंप्लीट कंफ्यूजन था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जब इंडियन लॉ में आया प्रॉब्लम, तो इंडियन लॉ में कहा गया, देखो ये लिखा है कि रीजन ऑफ नॉन यूजिंग वर्ड होस्टाइल। होस्टाइल वर्ड इंडियन लॉ में क्यों नहीं यूज हुआ? इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि होस्टाइल विटनेस जैसे यूज होता एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता। क्योंकि होस्टाइल विटनेस यूज होते ही आपको डिफरेंस करना पड़ता, होस्टाइल, एडवर्स, अनफेवरेबल, अनविलिंग टर्म्स। एक बात जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैं शुरू से कह रहा था कि सर जेम्स फिट्जजेम स्टेफन वाज वेरी क्लेवर। उसने एक महीने में स्टेच्यूट को, एक साल में स्टेच्यूट को ड्राफ्ट कर दिया। उसने 71 में दिया गया, 72 में ड्राफ्ट करके फाइनल कर दिया। इससे पहले किसी और को दिया गया था जो सक्सेस नहीं हुआ था। मैं पूरा हिस्ट्री लिखा हूँ, शुरू में देख लेना। एक साल में कैसे फाइनल कर दिया? एक साल में फाइनल करने का रीजन जानते हो क्या था? कई रीजन थे, उसमें एक और रीजन मैं बता दूं। जितने कंट्रोवर्शियल वर्ड थे उसने मिस्टर स्टेफन ने यूज ही नहीं किया। जैसे एडमिशन और कन्फेशन में टोटल डिफरेंस है, टोटल कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। उन्होंने एडमिशन को डिफाइन किया, कन्फेशन छोड़ दिया। हियरसे एविडेंस है, टोटल कंफ्यूजन है। हियरसे एविडेंस के बारे में बेरेक्ट में वर्ड ही यूज नहीं हुआ। 59 60 से ड्रॉ करिए, अलग बात है। रेस जेस्टे था, इंग्लिश लॉ टोटल कंफ्यूजन पर डिपेंड करता है। रेस जेस्टे क्लियर ही नहीं है, हमारे यहाँ रेस जेस्टे वर्ड यूज ही नहीं किया गया। हमने उठा करके सेक्शन 6 में सेम ट्रांजेक्शन वर्ड यूज करके बाहर निकल गए। तो इन्होंने इसी तरह से वर्ड होस्टाइल विटनेस भी कंफ्यूजन में था। यहाँ पे पूरा जजमेंट पढ़ोगे तो सारे में क्लियर डिफरेंस बताया गया है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं। हमने कहा कि जितना काम है उतना ही पढ़ें, समझाएं। तो इस वजह से यहाँ पर भी जितने एग्जाम्पल दिया इंटरव्यू में, कभी पूछ दे कि क्यों इतना तेजी से एक साल में ड्राफ्ट हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट एक साल में ड्राफ्ट कर देना, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? टाइम नहीं है फिर भी चलो। तो रीजन इसका यही था, जितने रीजन बताया सब रिप्लाई कर देना खटाक से। रीजन ऑफ नॉन यूजिंग होस्टाइल विटनेस इनका यही था कि वहां पे टोटल कंफ्यूजिंग वर्ड था। होस्टाइल विटनेस, एडवर्स विटनेस, अनफेवरेबल विटनेस, टोटल कंफ्यूजन था। तो वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको यूज ही नहीं किया गया था। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। ये आया कहाँ से? ये आया इंग्लिश लॉ से। तो वर्ड यूज क्यों नहीं हुआ इंडियन लॉ में? क्योंकि ये टोटल कंफ्यूजन था, ये टोटल यूज होते कंफ्यूजन क्रिएट कर देता। रिलैक्सेशन। अब अगली बात आई, मीनिंग देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। मीनिंग ऑफ होस्टाइल विटनेस, इस केस में कोर्ट ने सब वर्ड का मीनिंग बताया है। जितने वर्ड है ना, होस्टाइल, एडवर्स, अनफेवरेबल, अनविलिंग, सबका मीनिंग बताया गया इस केस में। लेकिन हमने एक वर्ड यूज किया, होस्टाइल विटनेस और अनफेवरेबल विटनेस में अंतर क्या है। होस्टाइल विटनेस कौन होता है ये समझ लो, बाकी चीजें समझ में आ जाएगा। होस्टाइल विटनेस का लोगों में कंफ्यूजन होता है। होस्टाइल विटनेस लोग समझते हैं कि यार मैं उसको बुला करके लेकर गया था और वो हमारे फेवर में नहीं बोला, वो होस्टाइल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस वो होता है जो कि होस्टाइल विटनेस वो होता है जो कि ट्रूथ नहीं डिस्क्लोज करता है। ही डिनाइड टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, दैट इज द होस्टाइल विटनेस। एक बार का मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट लूंगा। एक बार मैं बीएचयू हॉस्टल में था और हमारे रूममेट थे, हम दोनों रूममेट थे और बहुत अच्छे थे। वो इस समय सीजीएम है। तो उन्होंने क्या हुआ कि ही वाज वेरी मेच्योर पर्सन। तो हुआ क्या कि एक लड़के के साथ हमारा आर्गुमेंट हो गया। तो हमने कहा कि चलो रविंदर जी से पूछ लो।
उसने कहा कि हाँ चलो पूछ लेते हैं रविंदर जी से। तो हमें लगा कि रविंदर जी हमारे रूममेट हैं तो हमारे फेवर में बोलेंगे। तो रविंदर जी बोले कि नहीं मुरारी जी जाने दीजिए, इस तरह का जाने दीजिए, आप लोग आर्गुमेंट करिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो कहीं जा रहा हूँ। हमने जिद कर दिया कि नहीं नहीं आपको बताना होगा ये कौन सही है, मैं सही हूँ कि वो सही है। तो रविंदर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुरारी जी आप ही वो है, आप गलत हैं, आप सही नहीं हैं। तो मुझे उस समय फर्स्ट टाइम बहुत गुस्सा आया कि देखो हमारा रूममेट होकर के हमारे खिलाफ वो बोले। लेकिन ऐसे आदमी रेयर मिलते हैं जो आपके सामने आपके आपके सीधा-सीधा मना कर दें या सीधा बोल दें कि आप गलत हो कि सही हो। तो टिल नाउ दैट इज़ द वी हैव द गुड रिलेशन। तो वहीं पर अब हम उनको हॉस्टाइल कह सकते हैं? नहीं, उनको हम हॉस्टाइल नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ट्रुथ था, ट्रुथ को उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया। तो हॉस्टाइल विटनेस वो विटनेस होते हैं जो आपका फेवर करें या डिसफेवर करें, इस पे डिपेंड नहीं करता। इस पे डिपेंड करता है कि ट्रुथ उसने बोला है कि नहीं बोला है। यही एक वर्ड डिसाइडिंग है जो हॉस्टाइल विटनेस का मीनिंग बताएगा। अदरवाइज़ जितने भी किताबें पढ़ लेना हॉस्टाइल विटनेस का मीनिंग नहीं निकल कर के आएगा। हाँ, एग्ज़ाम्पल आएगा कि हॉस्टाइल था, नहीं था, ये सब आएगा लेकिन मीनिंग यही निकल कर के आएगा। अब अनफेवरेबल विटनेस क्या होता है? इन दोनों में कभी-कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है इसलिए मैंने दोनों को बाइफरकेट कर लिया। अनफेवरेबल विटनेस वो होता है जिसके माध्यम से फैक्ट को प्रूव नहीं किया जा सका। जैसे कई बार होता है ना कि आप ही के फेवर में दे रहा हूँ, लेकिन अपोजिट पार्टी ने क्रॉस एग्जामिन करके पूरी तरह से कंट्राडिक्ट कर दिया और आपके फेवर में डिसीजन नहीं आ सका, तो वहाँ पे अनफेवरेबल विटनेस कहलाएगा। तो आप बस ध्यान रखना कि हॉस्टाइल विटनेस इज दैट विटनेस व्हिच डिनाइज टू स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वी ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ये हम डिसाइड नहीं करते कौन पार्टी हारेगा कौन पार्टी जीतेगा, नहीं नहीं नहीं। पर्पस हमारा क्या है कि टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो अब देखो ओरिजिन हो गया, मीनिंग हो गया, रीजन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। कोर्ट ने कहा कि जनरली होता क्या है कि जब पार्टी इस तरह का एप्लीकेशन देता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जैसे ही पार्टी अप्लाई करता है, उस तरह का एप्लीकेशन देता है, तो कोर्ट अलाउ कर देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा लिबरल पॉइंट अपनाया जाता है, लिबरल व्यू है। तो 5 पॉइंट तुम्हारे सतपाल केस से क्लियर हो गए। छठा पॉइंट है यूज़ ऑफ डिस्क्रेशन। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि जो वर्ड लिखा था ना कोर्ट में यूज़, एक वर्ड था ना इस तरह का 154 में था कि द डिस्क्रिशन मस्ट बी यूज्ड इन इट्स डिस्क्रेशन। तो डिस्क्रेशन प्रॉपर मैनर में यूज होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। अब आ जाओ मेन मुद्दे पर आते हैं। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ होस्टाइल विटनेस का है। एक जजमेंट है बलदेव सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। जजमेंट तो जरूर 2017 का है, लेकिन ठाकुर जी ने इसको डिसाइड किया है। जबरदस्त जजमेंट है इसका। ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश है, लेकिन फिर भी तुम कोट कर सकते हो। मतलब कि जो होस्टाइल विटनेस का जो मैं कहानी नहीं बता रहा था कि 2006 से पहले कंट्रोवर्सी था कि कितना पार्ट एक्सेप्ट हो कितना रिजेक्ट हो, कुछ नहीं, अब क्लियर हो गया। जब बेयर प्रोविजन क्लियर हो गया तो उसी कंटेक्स्ट में जजमेंट भी आते हैं। लेकिन ये जजमेंट कोट कर लेना, बलदेव सिंह, बलदेव मतलब कृष्ण का भाई बलदेव, बस मेरा नाम याद करते रहो काम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना शबाज? शबाज, पार्थ, अखिलेश सब छोड़ दिया, क्लास लेना सब हमारा। हाई कोर्ट, अब देखो नहीं बच्चों। सर जी सर, अरे सर यही है सब। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सब यही है सर। चलो ठीक, थैंक यू। इस केस में बहुत ही अच्छा एक लाइन लिखा गया था, मैं वही कट पेस्ट कर लिया था। इट इज सेटल्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ होस्टाइल विटनेस इज नॉट ब्रश्ड असाइड इन टोटो। इन टोटो मतलब कंप्लीट। टोटो इन टोटो उसको नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा होस्टाइल हो गया तो पूरा एक साथ उसको कह दे कि आइदर यू रॉन्ग और यू आर राइट, नहीं। द कोर्ट कैन कंसीडर एविडेंस ऑफ होस्टाइल विटनेस टू कोरोबोरेट अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। अगर होस्टाइल विटनेस का जो फेवरेबल वाला स्टेटमेंट था उसका यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है? उसका दूसरे व्यक्ति के रिगार्डिंग कोरोबोरेशन हो सकता है। इसे पढ़ लेना। हम मुद्दे की बात आ जाओ, मेन केस है। केस हमारा क्या है? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लालू यादव। देखो यार, लालू यादव, बात तो बिरादरी की तो है, थोड़ा इमोशन तो जुड़ा हुआ है, इसमें तो इनकार कर ही नहीं सकता। क्लास में भी यादव वादव दिखते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ चलो 2-4 यादव पहुंचे हैं। सही कह रहा हूँ ना? अब इसको देखो, ये बहुत ही अच्छा इसका पॉइंट था। डिसाइड कब हुआ? 14 सितंबर 2001 का डिसाइड हुआ था। 14 सितंबर 2001 का पॉइंट ये था कि पहले इसको मैं बता देना चाहता हूँ, फैक्ट समझ लो, फैक्ट समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। लालू यादव का केस सबको मालूम है कि फॉर्डर स्कैम का केस चल रहा था।
और मिस्टर लालू यादव के नाम से कई केसेस हैं, कम से कम 7-8 जजमेंट आपको मिल जाएंगे, और हम लोग कई बार लिखते भी हैं, जजमेंट कई बार लिखते हैं। तो लेकिन ये वाला जो जजमेंट है 1.5 पेज का ही जजमेंट ही है, वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या हुआ था, पता नहीं क्यों रखा गया है, अलग बात है। तो इसका फैक्ट ये था कि मैटर चला गया ट्रायल कोर्ट में, मैटर चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में मैटर चल रहा था, और एक विटनेस को पीपी ने बुलाया। तो जब पीपी ने विटनेस को बुलाया तो नाम था बालेश्वर चौधरी, नाम क्या था, बालेश्वर, और साथ में चौधरी भी था, बालेश्वर चौधरी था। और एक बात बता दूं, जब सत्ता में रहता है ना कोई भी पार्टी, तो अच्छे अच्छे लोग, विटनेस तो छोड़िए कि कोई सामने नहीं आ पाता है, वो तो मान लीजिए हॉस्टाइल होना, इधर उधर होना तो चलता ही रहता है, नॉर्मल चीज है। सत्ता में जो रहेगा वो पावर को मिसयूज करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, सपा, बसपा, कांग्रेस, जो भी हो, उसका एक ही रूल है और कुछ रूल नहीं है दूसरा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वहां पे बलेश्वर जब आया एग्जामिनेशन चीफ में, तो पीपी ने एग्जामिन कर रहा था, क्योंकि पीपी की तरफ से आया था, प्रोसिक्यूटर की तरफ से, मतलब स्टेट की तरफ से विटनेस आया था। तो जब उसने एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, तो एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करेगा, तो भाई पीपी ही करेगा, क्योंकि पीपी ही आपको बुलाया है। तो पीपी जब बुला रहा था तो बालेश्वर ने शुरू में स्टेटमेंट सही दिए, बाद में चेंज कर लिया। स्टेटमेंट का एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, पूरा फैक्ट याद नहीं है, एक ईयर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। उसने कहा कि 1993 में मैंने जमीन खरीदा, लेकिन दूसरे पार्ट में कह दिया, लेकिन जो मुझे कंसिडरेशन था वो 1986 का मैंने कंसिडरेशन लिया था। मतलब मैंने जमीन ट्रांसफर तो भले ही 1993 में किया, लेकिन मैं पैसा बहुत पहले ही ले चुका था। मतलब कि वो पूरा उसका ये सीधा ये मतलब निकल करके आया कि जो पहले का जो पैसा था, मतलब ये मतलब वो था उनका हार्ड वर्किंग का था, तो वो पूरा पलट गया, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ये दिखाना चाहता था कि जब इनके पास इलीगल वे में पैसा बहुत ज्यादा आया, तो इन्होंने इलीगल वे में कई तरह की प्रॉपर्टी परचेज की, और इस तरह का एक प्रॉपर्टी ये भी है, एक करप्शन का पूरा मैटर था। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि नहीं, कंसिडरेशन में बहुत पहले ही ले चुका था। अब वो होस्टाइल हो गया। अब इस पॉइंट को लेकर के प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, प्रोसिक्यूटर से गलती क्या हुई, प्रोसिक्यूटर से गलती हुई कि जब एग्जामिनेशन इन चीफ में हॉस्टाइल हो गया, तो प्रोसिक्यूटर ने कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। ये देखो पॉइंट है ना, यही वो एक वर्ड तुम्हें लिखना होगा कि बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड नॉट रिक्वेस्ट टू कोर्ट टू डिक्लेयर हिम हॉस्टाइल विटनेस। सेंटेंस देख लेना पार्थ, इसका थोड़ा सा लग रहा है गलत लिख दिया हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड नॉट रिक्वेस्ट टू कोर्ट टू डिक्लेयर हिम हॉस्टाइल विटनेस। अब यहाँ पे जबकि इसको तुरंत वहां पे करना चाहिए था। अब क्रॉस एग्जामिन हुआ, जब क्रॉस एग्जामिन हुआ तो लालू यादव की तरफ से जो एडवोकेट थे तो पॉइंट पकड़ लिए, वो बोले कि अरे ठीक है, उसी पॉइंट को लेकर के इलोबोरेट करा दिए, और इससे सीधा सीधा निकल करके आने लगा कि मिस्टर लालू यादव हैज नॉट कमिटेड एनी टाइप्स ऑफ करप्शन। अब प्रोसिक्यूटर को वहां पे इसके बाद माइंड चेंज हुआ, बोला कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। अब एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एप्लीकेशन दिया कि नहीं, ये विटनेस होस्टाइल हो गया। इसका देखो, पहला था देना उसी समय चाहिए था, जैसे ही होस्टाइल हुआ तुरंत आपको एप्लीकेशन दे देना चाहिए था, लेकिन पब्लिक पीपी ने वेट किया, कुछ भी एप्लीकेशन नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट किया टू डिक्लेयर हिम एज ए होस्टाइल विटनेस। अब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको शुरू में ही जैसे ही आपको मौका मिला, तो मौका मिलते ही आपको तुरंत और एप्लीकेशन देना चाहिए था। जब शुरू में ही जान गए थे तो हॉस्टाइल हो गया, तभी आपका वो देना चाहिए था, एप्लीकेशन देना चाहिए। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिन हो चुका, अब मिस्टर लालू यादव की तरफ से वो सीधा सीधा वो कर रहा है, पूरा उसके फेवर में जा रहा है। अब आपको चाहिए कि नहीं, हमें क्रॉस हॉस्टाइल हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इस तरह से एक पॉइंट को लेकर के ट्रायल कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का ग्राउंड ये था, उसके पास मौका था एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद ही, लेकिन उस मौके को यूज नहीं किया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी सीधा कहा कि नहीं भाई, आपके पास एग्जामिनेशन इन चीफ के पास ही मौका था, लेकिन आपने वेट किया। जब अपोजिट पार्टी ने पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ अपने फेवर में डिसीजन लेने का प्रयास किया, सारा क्रॉस एग्जामिन कर दिया, आपके विटनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब आप कह रहे हो कि नहीं, हाँ हम ओ अब होस्टाइल डिक्लेयर करिए, तो हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में क्या स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन किया। अब पहला पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होस्टाइल विटनेस जो डिक्लेयर करने का पावर है वो कंप्लीट डिस्क्रेशन है। डिस्क्रेशन जैसे मतलब वहां पे था ना कोर्ट में, फिर इसके बाद कामा था, इन इट्स डिस्क्रेशन, फिर कामा था, तो मतलब एक कंप्लीट उसका कोर्ट का डिस्क्रेशन था। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नॉर्मली होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉर्मली पूरे भारत में रूल है, नॉर्मली ये फॉलो किया जाता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद अगर आपका विटनेस होस्टाइल हो गया तो आप एप्लीकेशन दीजिए और उस विटनेस को कोर्ट जो है होस्टाइल तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं। इन नॉर्मल भारत में ऐसा फॉलो होता है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट होने के बाद, यही थोड़ा सा गलती हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही थोड़ा सा गलती हो गई है, अदरवाइज शुरू में देता एप्लीकेशन तो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता और हाई कोर्ट में डिसीजन उसके फेवर में दे देता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है वो गुड है, देयर इज नो नीड टू इंटरफियर। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का डिसीजन ठीक है, उसमें हमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब रेमेडी क्या है भाई पब्लिक पीपी के पास? कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, आपके पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है? जैसे आप लोग देखोगे, जब मैं ट्रायल पढ़ा रहा था, ट्रायल में पॉइंट आता है सम अप। जब आर्गुमेंट कंप्लीट होता है दोनों पार्टी की तरफ से तो पार्टी सम अप करती है, या लास्ट टाइम एक बार और आर्गुमेंट होता है। तो कोर्ट ने कहा कि आपके पास आर्गुमेंट है, टाइम है, लास्ट स्टेज पर भी एक बार ऑप्शन आपको फिर से आता है, उस स्टेज पर आप क्लेम कर देना और कि हम ये होस्टाइल विटनेस है और वहां से आपको रेमेडी मिल सकती है। और जब आपके पास ऑप्शन है एक बार और क्वेश्चन रेज करने का, तो हम इस मामले में ये डायरेक्शन नहीं देना चाहेंगे कि इसका इस पॉइंट पर इसको होस्टाइल डिक्लेयर किया जाए और इस तरह का मैटर किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये मैं बता दूं, इस जजमेंट में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कुछ नहीं हुआ, न ही कुछ रीजनिंग है। इस पॉइंट पर आकर के सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से धराशायी हो गया है। इस पॉइंट में सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने ट्राई किया हूँ बेस्ट, शायद समझ जाओगे तो बढ़िया ही है। और इस तरह से अपील वाज डिसमिस्ड और नो रेमेडी वाज ग्रांटेड टू स्टेट। नो रेमेडी वाज ग्रांटेड टू स्टेट का मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को फॉलो एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ आपको एप्लीकेशन उसी समय देना चाहिए था, अब वो होस्टाइल डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये इसका क्रक्स है। और इस तरह से आज हमने टॉपिक को शायद पहले या बाद में जो भी था मैंने खत्म कर दिया। हाँ अब चलो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? कुछ पूछना है? सर सर ये लालू प्रसाद जी वाला जो केस है सर, ये पहले भी था ना सर, शायद तक 96 या उसमें भी पहले कोई केस था ना सर? देखो इनके खिलाफ कम से कम 10-15 जजमेंट आए हुए हैं, हर मामले में कई मैटर पर जजमेंट हैं। तो मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी देखो 17, 18, 19 में भी 5-6 जजमेंट आ गए, क्योंकि जब करप्शन का जब चार्ज लगा था ना, करप्शन के चार्ज लगने के बाद जैसे ए वाला जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होस्टाइल विटनेस का हो गया, तो ऐसे कई छोटे मोटे जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो गया, मतलब कई मुद्दे को लेकर के इसमें केसेस हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्या है कैसे है। वो एक हुआ क्या था, सीरीज में फ्रॉड स्कैम हुआ था। तो जब सीरीज में फ्रॉड स्कैम हुआ था तो चार्जेस भी अलग अलग फ्रेम किए गए थे, अलग अलग ट्रेजरी से पैसे निकाले गए थे, तो बहुत ही लंबा वो था, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ था। तो जब करप्शन हुआ था तो उसको भाई टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो जो भी करप्ट हो उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो फाइनली क्या है कि दो वर्ग है, एक शासक है और एक है जनता है। जनता और शासक दोनों अलग अलग है। शासक जो होता है हमेशा चोर चोर मौसेरा भाई होता है, हम सब मूर्ख बने रहते हैं। तो देख लेना, और कोई वो नहीं है। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं रियली मैं आज बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि एक साथ मैंने क्लास भी ले लिया और तुम लोग का एविडेंस को लिख करके कंप्लीट भी कर दिया। तो दोनों मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आई होप दैट तुम लोग एंजॉय करोगे, ठीक ना? जी सर, थैंक यू सर। 30 के आसपास क्लास हो गई सर अपनी। हाँ, ऑनलाइन 30 क्लासेस के आसपास हो चुकी है अपनी एविडेंस का ना? हाँ सर।
और सीआरपीसी का भी लग रहा है कि हमें 30-35 क्लास सीआरपीसी का भी था। जी मतलब सर। जस्ट इक्वल दोनों इतना ही क्लास चल रहा था। मतलब कंटिन्यू 2 ढाई महीने तो लग गए, फिर लिखना वो करना बहुत अच्छा लगा। तुम लोग चलो क्लास भी कंटिन्यू किए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, क्योंकि तुम लोग क्लास लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बनता है यार, चलो बच्चे तो कम से कम मेहनत कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है तो चलो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट्स को फायदा तो हो रहा है ना। देखो एक बात बता दूं, बस एक लाइन में कहना चाहूंगा, टाइम तो खत्म होने वाला है। मैं इसलिए इतना शिद्दत से पढ़ाया क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमारा बेटा छोटा सा है, जिसको मैं इतना प्यार से पालता हूँ, तुम लोग भी किसी के बेटा बेटी ही हो, तुम्हें भी वो अपना माँ बाप उतना ही प्यार से पाला होगा जितना मैं केयर करता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी उम्र थोड़ा सा बड़ी हो गई, बड़े हो गए हो, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई है, लेकिन माँ बाप के लिए भी उसी तरह के हो, तुम्हारे लिए उतना ही वो सोचता है, और तुमसे उसी तरह का उम्मीद से वो जीता भी है। तो इसीलिए से मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देने का प्रयास किया कि किसी के बच्चे के साथ ईमानदारी बरती जाए। बाकी देखो, सिलेक्शन होना, पास होना, फेल होना, ये सब अलग चीज है। हर एक आदमी को अपना पार्ट परफॉर्म करना चाहिए। तो हमने अपना जो पार्ट था, हमने अपना पार्ट हमेशा से परफॉर्म किया है, आज भी परफॉर्म किया, जितना हो सकता था मैंने किया। तो बस इतना ध्यान में रखो, कहीं पर भी जाओ, ये लास्ट क्लास है, कहीं पर भी जाना, किसी के साथ भी जाना, ये हमेशा ध्यान में रखना कि नहीं, उस सामने वाला भी कहीं ना कहीं किसी का फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब चीजें हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, लास्ट वर्ड है कि एलएलबी डिग्री के बाद पहला काम करना, जैसे डिग्री आएगी पहला काम एनरोल करा देना 3 साल के बाद। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाद में मैं कह नहीं पाऊंगा, इसकी वजह से कई बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। तो जिस दिन आएगा, क्योंकि कई बार एलएलबी का प्रैक्टिस के हिसाब से भी इंटरव्यू का मौका मिलता है, तो तुरंत ही कर लेना पहला काम, ठीक ना। पहले भी मैं कई बार क्लास में भी कर चुका हूँ, आज भी कर चुका हूँ, तो इसके हमें खुद अपने लाइफ में कई बार नुकसान हुए हैं। तो जैसे अभी अभी एक वैकेंसी आई हुई थी, उसमें पोस्ट थे कम से कम 150 पोस्ट थे, उसमें एक्सपीरियंस मांग लिया था, 1 साल 2 साल 3 साल का था। तो एक हमारा स्टूडेंट था, कई बार मैं कहा था लेकिन इग्नोर कर दिया था, पैसे का उसको प्रॉब्लम था। अब क्या हुआ कि एक ही वैकेंसी थी, कैटेगरी अलग थी, उसका एनरोलमेंट